नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। 2 दिवसीय ये संवाद कार्यक्रम सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय वस्तु पर आधारित है। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश की काउंटर इंटेलिजेंस क्षमता और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर जाएंगी। वे ओडिशा के भुवनेश्वर में नए कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओडिशा विधानसभा को संबोधित भी करेंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में लखनऊ जाएंगी, जहां वे ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-2026 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। साथ ही भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में भी वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। ये कैंपस 2 लाख वर्ग फुट कार्यक्षेत्र में फैला अत्याधुनिक सुविधा से लैस कैंपस है, जो प्रति महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता रखता है। पीएम ने स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता है। स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवा आगे आ रहे हैं। आज भारत की 300 से ज्यादा स्टार्टअप देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि सीमित संसाधनों से आरंभ हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा आज नई दुनिया के अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सुधार के दायरे को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने इस मौके पर परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की तरफ और आगे बढ़ने की घोषणा की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य रक्षा संवाद 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि हम आज एक बहुध्रुवीय दुनिया में रह रहे हैं, जहां कई देश शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। सचिव दक्षिण डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गीता पर विभिन्न पूर्ण सत्र और गोलमेज प्रवचनों में 20 विदेशी गीता विद्वानों ने भी भाग लिया। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने मोगा के रणसिंह कला गांव में किसानों और स्थानीय निवासियों के साथ भोजन किया और बातचीत भी की। शिवराज सिंह चौहान केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की जयंती है। इस अवसर पर संसद परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने गाजियाबाद में पारसनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड और वेस्ट टू वंडर पार्क का भी उद्घाटन किया। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी विसंगति सामने आई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आज समापन हो जाएगा। ये 14 दिवसीय आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के पवेलियन और 60 से ज्यादा मंत्रालय शामिल हुए। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया। केवल बुधवार को ही 71,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएदीन के साथ तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता में सह अध्यक्षता की।
बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मल्टी फैसिलिटी मोबाइल कारवां का ऑर्डर दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए डबल इंजन सरकार की तारीफ की और सुशासन और पारदर्शिता का इसे मॉडल बताया। कहा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एक वर्क कल्चर आया है। आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य शूटर बादल को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया। हथियार बरामद कराने और अपने साथियों के ठिकानों की जानकारी देने के लिए पुलिस उसे फाजिल्का के मामूगिया शमशान घाट के पास लेकर गई थी। इसी दौरान शूटआउट हुआ, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बादल को ढेर कर दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर स्नैक्स के गोदाम में आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एसआईआर पर दिए बयान को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। कहा कि कई बार वो ऐसा बयान देती हैं, वे ऐसा अपने बचे हुए कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए करती हैं। इस साल काशी तमिल संगमम की शुरुआत 29 नवंबर से होगी और ये 12 दिसंबर तक चलेगी। कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयम्बटूर से बनारस के बीच 7 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वापसी यात्रा 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। देहरादून के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हाथी सफारी की बहाली से पार्क की पर्यटन गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है। जून 2024 में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इसे हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसके बाद विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर अब इसे लागू किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर पाकिस्तान ने अनर्गल टिप्पणी दी है। अब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयान पर कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान पर अपने देश के अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और बुरे बर्ताव का दागदार रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के आपत्तिजनक रवैये पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस पर चीन सरकार के सामने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं का देश भर में स्वागत हो रहा है। फतेहपुर के उद्यमियों ने भी इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उद्यमियों का कहना है कि सरकार का यह कदम श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज धूप और हवा की गति बढ़ने से दिल्ली वासियों को प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 पर आ गया, जिसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने ग्रैप्टीन की पाबंदियां अब हटा ली है। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने संविधान दिवस के अवसर पर ओडिशा में समुद्र किनारे 6 फुट की रेत मूर्ति बनाई। जम्मू कश्मीर में रियासी के किसानों ने मशरूम क्रांति से बदली जिंदगी। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम सहायता से रोजाना 5 से 6 हजार रुपए कमा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर संभाग के भाजपा नेताओं के साथ बैठक की और संविधान दिवस मनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5000 TCD सल्फर मुक्त चीनी मिल का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। गोवा में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज का दिन मास्टर क्लास और स्टार इंटरैक्शन से भरपूर रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट सिनेमा पर विशेष मास्टर क्लास में रीमा बोरा, महर्षि तुहीन कश्यप, हाउवाम पावम कुमार अपनी सिनेमाई यात्रा और अनुभव साझा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री और विधायकों ने
हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। हिंद महासागर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए पोस्ट किया है। लिखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का उनका प्रयास सराहनीय है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण केवी के सामी नगर में जलभराव हो गया। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में कई दिनों से बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं अनंतनाग में भी तापमान गिरने से शीतलहर जारी है। कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। इसके कारण जल स्रोत जम गए हैं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारत में खरीफ फसलों के उत्पादन में इस साल रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन 3.87 मिलियन टन बढ़कर 173.33 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ फसलों के प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस सीजन में चावल और मक्का के उत्पादन में मजबूत बढ़त देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2,781 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 के तहत 9,857.85 करोड़ रुपए के खर्च के साथ लाइन 4 खड़दी हड़पसर स्वरगेट खड़कवासला और लाइन 4A नल स्टॉप वारजे माणिकबाग को मंजूरी दी। भारत अब मेट्रो कोच के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच निर्यात के ऑर्डर भी मिले हैं। अब एक के बाद एक नए क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में देश के शीर्ष 6 शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग बढ़कर 69 से 70 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गई है। भारत की एलपीजी खपत बीते 8 वर्षों में 44% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 31.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 2017 में 21.6 MMT थी। कोयला मंत्रालय ने कहा कि उसने झारखंड और ओडिशा में 3 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने की संभावना है। भारत की लॉजिस्टिक्स एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जो खुद को ज्यादा तेज, स्मार्ट और दुनिया के स्तर पर मजबूत बना रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार डेटाबेस की निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से ज्यादा मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया है।
भारतीय शेयर बाजार दीपक मित्तल ने सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम, बायोटेक, क्लीन एनर्जी और एमएसएमई सहयोग को प्रमुख प्राथमिकताएं। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लग गई, जिनकी हालत गंभीर है। पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड सदस्यों की गोली मारकर हत्या के बाद वहां 500 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने के लिए कहा। अमेरिका में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर बुधवार को हुई गोलीबारी की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि जिसने 2 नेशनल गार्ड्समैन पर गोली चलाई उसे कड़ी सजा मिलेगी। हांगकांग के एक आवासीय अपार्टमेंट परिसर में आग लग गई, जिसमें करीब 44 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 300 लोग अभी भी लापता हैं। पेरू की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा को एक दक्षिणी राज्य के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार देते हुए 14 साल जेल की सजा सुनाई है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया की सड़कों पर सरकार के प्रस्तावित 2026 बजट का विरोध करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को अगले वर्ष फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने पिछले सप्ताह जोहान्सबर्ग में नेताओं के शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। दक्षिणी थाईलैंड का एक वाणिज्यिक केंद्र हाट याई बाढ़ के कारण डूब गया है और इसलिए खोज और बचाव अभियान तेज हो गया है। दक्षिण कोरिया ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अपना अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट नूरी रॉकेट लॉन्च किया। इजरायली सुरक्षा बलों ने बुधवार को वेस्ट बैंक के टुबास शहर में मोर्चा संभालिया और कुछ फिलिस्तीनी लोगों को घरों से बाहर निकलने का आदेश दिया। सेना के अधिकारियों के समूह ने कहा कि उन्होंने तख्तापलट की आशंका वाले गिनी बिसाऊ में बुधवार को सत्ता पर कब्जा कर लिया है। यह कदम राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की घोषणा से एक दिन पहले उठाया गया है। यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आयु उपयुक्त ऑनलाइन जुड़ाव सुनिश्चित करने और अत्यधिक संपर्क से किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित करने का आह्वान किया गया है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिल गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने बुधवार को औपचारिक मंजूरी दी। अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के बाद यह पहली बड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 277 खिलाड़ी पहली बार होने वाली इस मेगा नीलामी का हिस्सा होंगे। भारत की विश्व कप विजेता स्टार दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्रीचरणी को WPL की मेगा नीलामी में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 20 पदकों के साथ भारत रहा 6ठे स्थान पर। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जवोखिमिर सिंदारोव ने फीडे शतरंज विश्व कप अपने नाम कर लिया है। सिंदारोव ने फाइनल में चीन के वेई यी को हराकर इतिहास रचा। वेई यी ने सफेद मोहरों के साथ एक और आसान ड्रॉ खेला, लेकिन सिंदारोव ने दूसरे गेम में सफेद मोहरों से जीत दर्ज की। इसी के साथ 19 वर्षीय सिंदारोव विश्व कप इतिहास के सबसे कम उम्र के चैंपियन भी बन गए। रोमानिया में आयोजित विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने 2 पदक जीतने में सफलता पाई। अंडर 19 में भारतीय लड़कों ने रजत पदक हासिल किया। अंडर 15 लड़कियों की टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। लड़कियों की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। सुल्तान अजलान शाह कप में आज भारतीय हॉकी टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। प्रतियोगिता में टीम इंडिया अब तक 2 जीत और 1 हार के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है।
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 टूर्नामेंट में आज भारत किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। श्रीकांत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पहले दौर में कविन थंगम को शिकस्त दी। 2023 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणॉय ने पहले दौर में शाश्वत दलाल को पराजित किया। अब उनका सामना हमवतन मनराज सिंह से होगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल में इंग्लिश क्लब लिवरपूल को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। पीएसवी आइंडहोवन ने लिवरपूल को 4-1 से हराने में सफलता पाई। चैंपियंस लीग के एक अन्य मैच में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने रोमांचक मुकाबले में ओलंपियाकोस को 4 से हराने में सफलता पाई और इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए चैंपियंस लीग में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को 3-1 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्री राम के आराध्य सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक भगवान श्री राम